हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज का टॉपिक है इंडियन पॉलिटी से रिलेटेड प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति से संबंधित जो है आज हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे। आज जो है राष्ट्रपति से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस होंगे, जितने भी क्वेश्चंस राष्ट्रपति से संबंधित जो है आर्टिकल्स बनेंगे, वो सभी क्वेश्चंस आज यहाँ पे शामिल है। मतलब कह सकते हैं कि इसके बाद जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड आपको कोई भी क्वेश्चंस कहीं और अन्य देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फैक्ट्स जो मैं बताऊंगा वो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे। फैक्ट्स के बारे में क्वेश्चन और उसके बाद जो है फैक्ट्स बताए जाएंगे और वो क्वेश्चंस भी इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक ज़रूर देखिएगा और अच्छे से देखिएगा। आप हो सके तो इसका जो है एक अपना पर्सनल नोट्स भी तैयार कर लीजिएगा। कुछ ऐसे फैक्ट्स होंगे जो आपको शायद नहीं पता हो, ठीक है। तो ये सभी जो है क्वेश्चन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और कमेंट में ज़रूर हमें बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, ठीक है। हम डेली आपको जो है स्टडी से रिलेटेड जो है इसी तरीके से वीडियोज़ देते रहते हैं। इससे पहले जो है राष्ट्रपति से रिलेटेड जो है राष्ट्रपति से पहले मतलब इंडियन पॉलिटी में मैंने जो है वीडियोज़ अपलोड की हैं, वो भी आप जाकर के ज़रूर देखिएगा। टॉपिक टू टॉपिक वाइज हो रहा है क्वेश्चंस, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, संविधान के जो है किस भाग में संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति का वर्णन किया गया है। तो देखिए संविधान के जो किस भाग में जो है संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति का वर्णन है, तो देखिए इसका सही आंसर है भाग 5 में। ध्यान रखिएगा, भाग 5 में संघ की कार्यपालिका की शक्ति का वर्णन किया गया है। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए नोट्स जरूर बनाइए। मेरा मानना है नोट्स आप जरूर बनाइएगा। चलिए भाग 5 के अनुच्छेद 52 से लेके 78 तक, भाग 5 में 52 से लेके 78 तक जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति में कौन कौन शामिल होते हैं? तो संघ की कार्यपालिका में जो है राष्ट्रपति शामिल होता है, उपराष्ट्रपति शामिल होता है, प्रधानमंत्री भी शामिल होते हैं, उसके जो मंत्रिमंडल के जो सदस्य होते हैं वो भी शामिल होते हैं और महान्यायवादी भी शामिल होते हैं। तो ये सभी जो है संघ की कार्यपालिका की जो है मतलब सदस्य के रूप में कार्य करते हैं एक तरीके से, ठीक है। और संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है का प्रमुख कौन होता है? तो वो राष्ट्रपति होता है। ध्यान रखिएगा, संघ की कार्यपालिका का जो है प्रमुख कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो दिया हुआ है। आगे क्वेश्चन देखते हैं, संघ की कार्यपालिका का जो है मुखिया कौन होता है? तो देखिए मुखिया कौन कहलाता है? वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो है संघ की कार्यपालिका का मुखिया होता है और ये बात लिखी है अनुच्छेद 53। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, अनुच्छेदों को याद करना पड़ेगा। पॉलिटी में अनुच्छेद से रिलेटेड क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 61 में क्या है, अनुच्छेद 72 में क्या है, तो इस तरीके से क्वेश्चंस पूछे ही जाते हैं। तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट अनुच्छेद कराएं याद करने पड़ेंगे। मैं इससे रिलेटेड अनुच्छेद से रिलेटेड वीडियो एक जरूर अपलोड करूंगा जल्दी, ठीक। तो अनुच्छेद 53 के तहत जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है, ये बात लिखी गई है अनुच्छेद 53 में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संघ का जो है मतलब भारत का जो है राज्य का प्रमुख कौन होता है? भारत का जो है राज्य का प्रमुख कौन होता है? तो वो होता है राष्ट्रपति। इसका सही आंसर है राष्ट्रपति जो है इसका प्रमुख होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत का जो है प्रथम नागरिक किसे कहा जाता है? तो भारत का सबको पता होगा, यहाँ पर तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन है, राष्ट्रपति को कहा जाता है, ठीक है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे थोड़े से हार्ड क्वेश्चन होते जाएंगे फैक्ट्स के साथ। राष्ट्रपति जो है अपने कार्यों का प्रयोग किसकी सलाह पर करता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब इसको जो है 5 स्टार में से आप 6 स्टार ले लीजिए, इस टाइप के क्वेश्चन हैं। तो राष्ट्रपति अपने कार्यों का प्रयोग जो है मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री की सलाह पर नहीं करता या स्वविवेक पर नहीं करता, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। जितने भी राष्ट्रपति कार्य करता है, जितने भी पेपर में साइन करता है, वो सभी साइन जो है राष्ट्रपति जो है मंत्रिपरिषद के कहने पे करता है। वो सलाह दी जाती है, मंत्रिपरिषद जो है कहता है कि हाँ इस पे कार्य करना है, इस पे कार्य करना है, तो वो उस पर कार्य करता है। इस पे भी राष्ट्रपति का ऐसा नहीं है कि स्वविवेक नहीं है, विवेक पे भी काम करता है, लेकिन ये जो बात कही जा रही है यहाँ पे उस पे जो है मंत्रिपरिषद पे कार्य करता है। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत दिया गया? अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति अपने कृत्यों का जो है प्रयोग, जितने भी प्रयोग, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करता है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत के राष्ट्रपति का जो है निर्वाचन किस प्रकार से होता है? तो देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन प्रक्रिया होती है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, या लोकसभा के सदस्यों द्वारा होता है, या राज्यसभा के सदस्यों द्वारा हो, या अप्रत्यक्ष मतदान से होता है। तो देखिए राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अप्रत्यक्ष मतदान से होता है और ये मतदान होता है गुप्त मतदान। याद रखिएगा, गुप्त मतदान द्वारा जो है ये होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए,
अप्रत्यक्ष मतदान समझ गए होंगे कि मतलब जो है जनता इसको नहीं चुनती, राष्ट्रपति को जो है जनता नहीं चुनती, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि जो होते हैं लोकसभा और राज्यसभा में बैठते हैं वो चुनते हैं इनको, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है, ये क्वेश्चन है, याद रखिएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है वो अनुपातिक जो है प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय जो है मत प्रणाली द्वारा होता है। ध्यान रखिएगा, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा होता है, ये पॉइंट आप बिल्कुल याद कर लीजिए। अच्छा, बहुत लोगों को राष्ट्रपति के बारे में नहीं पता होगा कि कैसे चुनाव प्रक्रिया होती है। बिल्कुल सिंपल से मैं एक नॉर्मली बता देता हूँ कि एकल संक्रमणीय का मतलब होता है कि जैसे कि मान लीजिए दो लोग जो है राष्ट्रपति, चार लोग जो है राष्ट्रपति के लिए खड़े हुए हैं, ठीक है। तो राष्ट्रपति के लिए जब खड़े हुए तो लोकसभा और राज्यसभा के जो है सदस्य जो है उनमें वोटिंग करेंगे। तो वोटिंग में क्या होता है कि मान लीजिए 1, 2, 3 और 4, ठीक है, ये चार लोग खड़े हैं, इनके नाम है ये चारों के। अब क्या होता है कि अगर कोई सदस्य वोट करता है तो जो है जैसे कि मान लीजिए मेरा नाम है मोहित और मैंने जो है वोट करा, तो मुझे 2 नंबर के व्यक्ति को जो है पहला प्रेफरेंस देना होगा। मान लीजिए कि मुझे 2 नंबर वाला व्यक्ति पहला मुझे ज़्यादा पसंद है और पहला नंबर वाला जो है दूसरे नंबर पे चाहता हूँ मैं, और तीसरे नंबर पे जो है ये आखिरी में चाहता हूँ, और चौथे नंबर वाले व्यक्ति को मैं तीसरे नंबर पे चाहता हूँ। तो मतलब मेरा प्रेफरेंस जो है मैंने भरा है कि मैं इन चारों को जो है इस ऑर्डर पे बताना चाहता हूँ कि मुझे इसी तरीके से सभी सदस्य जो है वोट डालते हैं अपने प्रेफरेंस के अनुसार। फिर बाद में जो है वोटिंग जो है प्रक्रिया काउंट होती है और फिर उसमें जो है एक मतलब एक कोटा सिस्टम होता है, एक फॉर्मूला होता है, उसके माध्यम से जो है मतलब विजेता जो है घोषित किया जाता है, ठीक है। तो यही होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं कौन से सदस्य होते हैं? तो निर्वाचन मंडल में जो है सदस्य होते हैं, निर्वाचन मंडल का मतलब है कि चुनावी प्रक्रिया में, राष्ट्रपति के चुनाव में जो है भाग लेने वाले लोग कौन से होते हैं? तो देखिए वोट डालने वाले लोग कौन से होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, ध्यान रखिएगा इसमें कंफ्यूज बहुत होते हैं। तो यहां लिखा है निर्वाचित सदस्य की बात हो रही है, कहीं पे भी मनोनीत सदस्य नहीं लिखा है। मनोनीत सदस्य 2 होते हैं, मनोनीत होते हैं जिन्हें राष्ट्रपति जो है मनोनीत करता है, और एक निर्वाचित होते हैं। तो यहां संसद के दोनों सदन का मतलब है लोकसभा और राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य इसमें भाग लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है, राज्य विधान मंडलों के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य। अब यहां दोनों सदनों की बात कर रहा है, तो दोनों सदन का मतलब है राज्य विधानसभा और राज्य विधान परिषद, इसमें दोनों। तो ये यहां पे गलत ऑप्शन है, ध्यान रखिएगा यहां पे गलत है। तो सही क्या है? तो सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, जितनी भी विधानसभाएं हैं उसके निर्वाचित सदस्य जो है इसमें भाग लेते हैं, ना कि जो है विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। तो इस तरीके से ये सही है, मनोनीत सदस्य की बात नहीं हो रही है, यहां ध्यान रखिएगा, इसमें मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेते। इसी प्रकार जो है दिल्ली और पांडिचेरी के जो है विधानसभाओं के जो है निर्वाचित सदस्य इस जो है प्रक्रिया में भाग लेते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। तो इसका तरीके से हम कह सकते हैं इसका आंसर है 1, 3, 4, इसमें विधान परिषद जो है भाग नहीं लेता है। चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है सभी फैक्ट्स। अनुच्छेद 54 में जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल के सदस्यों का जो है प्रावधान दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल याद कर लीजिएगा। मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया जो है अनुच्छेद 54 में दी गई है। जब कोई भी सभा विघटित हो तो उसके सदस्य जो है राष्ट्रपति के निर्वाचन मतदान में भाग नहीं कर सकते, मतलब मतदान नहीं कर सकते, ये याद रखिएगा। राष्ट्रपति चुनाव में संसद के दोनों सदनों के मनोनीत सदस्य, ध्यान रखिएगा दोनों, मतलब राज्यसभा और लोकसभा, लोकसभा के जो है 2 सदस्य मनोनीत करता है राष्ट्रपति, और राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करता है राष्ट्रपति। मनोनीत सदस्यों को भाग न लेने का इसलिए भी है कि जो राष्ट्रपति जो है 2 सदस्यों और 12 सदस्यों को चुनेगा, भेजेगा, मनोनीत करेगा, वो राष्ट्रपति के खिलाफ क्यों वोट डालेंगे, वो राष्ट्रपति के लिए ही वोट डालेंगे। तो इसलिए जो है उनको जो है मतलब नहीं चुना जाता है, तो ये भाग नहीं लेते। राज्य विधान परिषदों के जो सदस्य होते हैं वो भाग नहीं लेते। इसके साथ साथ जो है दिल्ली और पौंडीचेरी विधानसभाओं के जो मनोनीत जो है सदस्य इसमें भाग नहीं लेते। तो ये सभी फैक्ट्स याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति चुनाव से संबंधित जो है विवादों की जांच कौन करता है? तो देखिए जब चुनाव के लिए विवाद होते हैं तो इसकी जांच कौन करता है? तो ये जांच करता है उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट के जो है मतलब न्यायाधीश जो है इसकी जांच करते हैं। एक कमेटी बैठती है, फिर वही जांच करते हैं इसके बारे में। तो देखिए, और इनका जो फैसला होता है, इस विवाद की जांच का जो फैसला होता है वो अंतिम फैसला होता है, याद रखिएगा अंतिम फैसला। ये क्वेश्चन पूछा जाता है
कि जो है विवाद की जो जांच होती है, सुप्रीम कोर्ट जो जांच करती है, वो क्या उसका फैसला अंतिम होता है या उसके बाद भी कोई जो है मतलब जांच होती है। तो ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आता है वो अंतिम होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है राष्ट्रपति के उम्मीदवार के प्रस्ताव का अनुसमर्थन जो है कम से कम जो है कितने निर्वाचकों द्वारा किया जाना चाहिए। तो देखिए, भारत के राष्ट्रपति का जो है उम्मीदवारी जो होती है उसका अनुसमर्थन होना चाहिए 50 निर्वाचकों द्वारा। ध्यान रखिएगा, निर्वाचक लिखा है यहाँ, निर्वाचकों द्वारा होना चाहिए। ठीक है, 20 जो है निर्वाचक होने चाहिए उपराष्ट्रपति में। ध्यान रखिएगा, उपराष्ट्रपति के लिए जो है 20 निर्वाचकों द्वारा जो है अनुसमर्थन किया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति की उम्मीदवारी के लिए जो है आरबीआई में 15,000 रुपए जो है उसको जमानत राशि के रूप में जमा करनी पड़ेगी। ठीक है, और वो जमानत राशि जो है उसको जो है चुनाव प्रक्रिया में जो है जीतने के बाद या कुल मतों के कुछ जो है मत प्राप्त करने के बाद मिल जाती है। यदि उम्मीदवार जो है कुल डाले गए मतों का 1/6 भाग प्राप्त नहीं कर पाता है तो ये जमानत राशि जो है उसकी जब्त हो जाएगी, मतलब उसको फिर ये जमानत राशि नहीं दी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए निम्नलिखित अर्हताओं को पूर्ण करना आवश्यक नहीं है। तो राष्ट्रपति पद के लिए क्या जरूरी नहीं है? तो भारत का वो नागरिक हो। यहाँ पे जो नागरिक दिया है उसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो जन्म से नागरिक हो। ध्यान रखिएगा, जन्म से नागरिक हो ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पे हमारे देश में। मतलब आप जो है अगर मान लीजिए मैं कल को जो है विदेशी होता और मैं भारत की नागरिकता लेकर के फिर जो है मतलब देश में जो है चुनाव लड़ने का प्रयास करता हूँ, मतलब भारत का राष्ट्रपति चुनने का मतलब वहाँ पे वोटिंग होती तो मैं चुना जाता। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ जन्म से नागरिक की बात नहीं की। अमेरिका में जैसे राष्ट्रपति चुनाव के लिए राष्ट्रपति के लिए जो है जन्म से नागरिक होना अनिवार्य है। ठीक, याद रखिएगा। 35 वर्ष की आयु उसने पूरी कर ली हो। ध्यान रखिएगा, यहाँ पे पूरी कर ली हो, पूर्ण कर ली हो, ये जो है संविधान में लिखा गया है। ठीक है, उसके बाद जो है लोकसभा के सदस्य जो है निर्वाचित होने के लिए योग्यता रखता हो। यहाँ कई बार जो है क्वेश्चंस कंफ्यूज करने के लिए जो है संसद की जो है सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता लिख देते हैं, जबकि संसद नहीं है, यहाँ पे लोकसभा का सदस्य होना अनिवार्य है। ठीक, निर्वाचित होने की जो है योग्यता होना उसका अनिवार्य है। यहाँ पे जो भारत के संविधान में जो लिखा हुआ है वो राष्ट्रपति पद के लिए जरूरी नहीं है कि वो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो, अनपढ़ होगा तो भी चलेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। कौन सा जो है अनुच्छेद राष्ट्रपति पद के लिए पुनः निर्वाचन के लिए पात्रता निर्धारित करता है? तो देखिए, राष्ट्रपति पद के लिए जो है अनुच्छेद जो है, कौन सा अनुच्छेद है जो पुनः निर्वाचन की बात करता है? तो वह अनुच्छेद है 57 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति जो है, अच्छा एक चीज और है, क्या राष्ट्रपति जो है कितनी बार जो है मतलब एक बार जो है चुने जाने के बाद जब दूसरी बार पुनः निर्वाचन होता है तो वो मतलब कितनी बार जो है पुनः निर्वाचन करा सकता है? तो जरूरी हमारे देश में जो है ऐसा कोई प्रावधान नहीं दिया। एक राष्ट्रपति कितनी बार भी जो है राष्ट्रपति चुना जा सकता है, हर 5 साल के बाद फिर से वो खड़ा हो जाए तो फिर से चुन लिया जाए तो कोई दिक्कत नहीं, फिर से मतलब वो कितनी बार भी हो सकता है। जैसे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है 2 बार जो है राष्ट्रपति पद के लिए चुने गए थे। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। जैसे अमेरिका में जो है राष्ट्रपति के लिए जो है 2 ही बार वो जो है अधिकतम चुना जा सकता है, उसके बाद नहीं चुना जा सकता। ठीक है, राष्ट्रपति जो है अपने पद पर कितने वर्ष जो है रहता है? तो ये सभी को पता होगा, राष्ट्रपति 5 साल के लिए जो है कार्य करता है। ठीक, चलिए राष्ट्रपति जो है अपना त्याग जो है पत्र जो है किसको संबोधित करके दे सकता है? मोस्ट कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है, बहुत बार बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। राष्ट्रपति जो है अपना त्याग पत्र जो है उपराष्ट्रपति को संबोधित करके लिख सकता है, दे सकता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत के जो है राष्ट्रपति को उसके पद से हटाया जा सकता है। किस प्रक्रिया द्वारा जो है भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? तो देखिए इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो भारत के जो राष्ट्रपति को हटाए जाने की प्रक्रिया होता है वो है संसद द्वारा। ध्यान रखिएगा, संसद द्वारा जो है अपनाई गई प्रक्रिया होती है, उसका नाम है महाभियोग प्रक्रिया। ध्यान रखिएगा, ये प्रक्रिया होती है महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा हटाया जाता है। ठीक है, और ये आर्टिकल दिया गया है किसमें जो है आर्टिकल हटाए जाने का? ये अनुच्छेद 61 में जो है ये दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, महाभियोग प्रक्रिया का जो है जिक्र अनुच्छेद 61 में दिया गया है, जिस प्रक्रिया के द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जाता है। चलिए महाभियोग प्रक्रिया के बारे में जान लेते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं महाभियोग प्रक्रिया से संबंधित जो है क्वेश्चन। एक सेकेंड, किस अनुच्छेद में महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? तो देखिए महाभियोग प्रक्रिया का जो है उल्लेख है वो अनुच्छेद 61 में किया गया है। ठीक है, चलिए महाभियोग प्रक्रिया क्या है इससे संबंधित समझ लेते हैं। तो अनुच्छेद 61 में महाभियोग प्रक्रिया है, ये संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है। ध्यान रखिएगा,
क्वेश्चन पूछा जाता है महाभियोग प्रक्रिया का जो है प्रारंभ कहां से होता है, तो ध्यान देने वाली बात यह है कि ये संसद के किसी भी सदन में, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में कहीं पे भी ये प्रक्रिया पेश की जा सकती है, तो किसी भी सदन में लाया जा सकता है। और इन आरोपों पर सदन के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होना अनिवार्य है। मतलब जब आपको मान लीजिए कि किसी राष्ट्रपति के खिलाफ जो है महाभियोग प्रक्रिया शुरू करनी है, तो पहले जो है कुल सदस्यों का 1/4 हस्ताक्षरित होना चाहिए, हस्ताक्षर होकर के ये कहना चाहिए कि हाँ, अब हम इस व्यक्ति के लिए जो है महाभियोग प्रक्रिया जो है चालू कर रहे हैं। और ये चालू करने से पहले राष्ट्रपति को 14 दिन पहले नोटिस दिया जाना चाहिए, मतलब उनको बताना होगा कि आपके खिलाफ जो है महाभियोग प्रक्रिया जो है चालू की जा रही है। ठीक, महाभियोग प्रस्ताव जो है दोनों सदनों द्वारा 2/3 बहुमत से पारित किया जाना चाहिए। लोकसभा द्वारा 2/3 से पारित होना चाहिए, उसके बाद जो है राज्यसभा द्वारा 2/3 पारित होना चाहिए। फिर ठीक है, ध्यान रखिएगा ये होना चाहिए। दोनों सदनों के जो है नामांकित जो है सदस्य होते हैं, मनोनीत सदस्य जो है केवल नामांकित सदस्य ही महाभियोग प्रक्रिया में भाग लेते हैं। नामांकित सदस्य जो है नामांकित सदस्य भाग नहीं लेते हैं, क्योंकि नामांकित जो है मनोनीत जो है सदस्य इसमें भाग नहीं लेते, क्योंकि राष्ट्रपति उनको मनोनीत करता है तो वो राष्ट्रपति के खिलाफ नहीं जाएंगे। आमतौर पे ऐसा मतलब दिमाग में बैठा होता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसमें केवल नामांकित सदस्य ही भाग लेते हैं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में, ये सभी देखिए फैक्ट्स इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आज की जो पीडीएफ है वो आपको जो है टेलीग्राम से मिल जाएगी, फ्री में जो है आपको वो टेलीग्राम से मिल जाएगी। इसके लिए जो है आपको जो है हमारा जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक प्रोवाइड कर दिया जाएगा, वहाँ से जो है आप इस टेलीग्राम लिंक को जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा, जहाँ पर आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, चलिए वीडियो अगर आप पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, आगे इसी तरीके की वीडियोज़ आपको डेली मिलते रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन सा भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन का हिस्सा तो है परंतु महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं होते? तो देखिए पहले तो पता होना चाहिए कि निर्वाचन में कौन कौन से होते हैं। तो देखिए निर्वाचन का हिस्सा होता है लोकसभा के सदस्य होते हैं, राज्यसभा के जो है सदस्य होते हैं। निर्वाचित सदस्यों की बात हो रही है यहाँ, तो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य होते हैं। लेकिन जो है राज्यों की विधान परिषद जो होती हैं वो इसके निर्वाचित सदस्य नहीं होते। ध्यान रखिएगा, राज्यों की विधान परिषद इसमें शामिल नहीं होते महाभियोग प्रक्रिया में। ठीक है, तो इसमें तो ये केवल निर्वाचन प्रक्रिया होती। अब बात कर रहे हैं महाभियोग प्रक्रिया, तो महाभियोग प्रक्रिया केवल जो है 2 ही जगह पेश की जा सकती है, लोकसभा और राज्यसभा। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि राज्यों की विधानसभाएं जो हैं इसका हिस्सा नहीं होती। तो याद रखिएगा इसका आंसर है डी। ठीक है, कंफ्यूज बिल्कुल मत होइएगा, चीज़ों को समझिएगा। निर्वाचन प्रक्रिया का तो हिस्सा है ये सभी, राज्य विधानसभा जो है निर्वाचन प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन महाभियोग प्रक्रिया का हिस्सा नहीं मानी जाती। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति का जो है पद खाली हो जाने पर कितने समय में भर दिया जाना चाहिए? तो देखिए राष्ट्रपति का अगर पद खाली हो जाए किसी भी कारणवश, उसकी मृत्यु हो जाने के कारण या फिर उसके कार्यकाल समाप्त हो जाने के कारण या महाभियोग प्रक्रिया के कारण, किसी अन्य कारणों से, वो 6 माह से जो है ज़्यादा समय नहीं होना चाहिए कि हर हाल में जो है राष्ट्रपति का चुनाव 6 माह के अंदर जो है भर लिया जाना चाहिए। ठीक है, चलिए राष्ट्रपति का जो है पद जो है निम्न प्रकार से रिक्त हो सकता है, ये ध्यान देने योग्य बात है। तो 5 वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर जो है ये रिक्त हो सकता है, या त्यागपत्र दे दे जो कि उपराष्ट्रपति को देता है, या उसकी मृत्यु हो जाए, या निर्वाचन जो है प्रक्रिया ही अवैध घोषित कर दी जाए, मतलब सुप्रीम कोर्ट जो है इसको अवैध घोषित कर दे इस चुनावी प्रक्रिया को, या फिर महाभियोग प्रक्रिया द्वारा इसे हटा दिया जाए। इन आधारों पे जो है राष्ट्रपति का पद केवल रिक्त हो सकता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। राष्ट्रपति का पद जो है उसकी मृत्यु, त्यागपत्र, निष्कासन अथवा अन्य किसी कारण से रिक्त हो जाने की स्थिति में कौन जो है कार्यवाहक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है? देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो ऐसी स्थिति में जो है अगर रिक्त हो जाता है तो कार्यवाहक जो राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है वो उपराष्ट्रपति है। अगर मान लीजिए कि उपराष्ट्रपति भी मौजूद नहीं है, मान लीजिए उपराष्ट्रपति जो है बीमार चल रहा है, अब बीमार चल रहा है, वो छुट्टी में चल रहा है, वो कार्य करने की स्थिति में नहीं है, अस्पताल में एडमिट है, ऐसी स्थिति या कुछ और अन्य स्थितियों में, या फिर उसकी भी मृत्यु हो चुकी है, तो ऐसी स्थिति में जो है कौन कार्यवाहक राष्ट्रपति होगा? तो फिर जो है दूसरे नंबर पे होंगे ये सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, यही फैक्ट्स दिया हुआ है। यदि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति का भी पद जो है रिक्त हो तो भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। ठीक है,
चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति का पद खाली हो, दोनों पद खाली हो, मैंने जैसे बताया, तो भारत के जो है राष्ट्रपति का पद जो है कौन संभालता है? तो ये संभालता है भारत का जो है मुख्य न्यायाधीश जो होता है, और मुख्य न्यायाधीश मतलब जो है सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो संभालता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। भारत सरकार के जो सभी शासन संबंधी जो है कार्य होते हैं वो किसके नाम से किए जाते हैं? तो जितने भी कार्य होते हैं शासन संबंधी, ये सभी कार्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति के नाम से कार्य किए जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति कौन करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रधानमंत्री और अन्य मंत्रियों की जो है नियुक्ति कौन करता है? तो वो नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ध्यान देना, ये नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। और ये जो है किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो ये अनुच्छेद जो है 74 में दिया गया है। ये अनुच्छेद बिल्कुल रट लीजिए, जो चीज़ें मैं कहूँ कि ये रट लीजिए तो उसको रट लीजिए। राष्ट्रपति जो है प्रधानमंत्री तथा अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है तथा वे जो है उसके प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं। ध्यान रखिएगा, प्रसाद पर्यंत कार्य करते हैं, मतलब अन्य मंत्रियों को जो है जब चाहे जो है राष्ट्रपति हटा सकता है। ठीक है, लेकिन ये प्रधानमंत्री के कहने पर ही हटाता है, ये बात यहाँ नहीं लिखी है, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। किस संशोधन प्रक्रिया द्वारा राष्ट्रपति को कोई भी मामला मंत्री, यहां में लिखा है मंत्री परिषद द्वारा पुनर्विचार किए जाने के लिए वापस भेजने का अधिकार दिया गया है? तो देखिए, अगर मान लीजिए लोकसभा और राज्यसभा से पारित होने के बाद, मान लीजिए कोई भी विधेयक होता है, तो विधेयक जो है मान लीजिए पेश हुआ लोकसभा में, और लोकसभा से पास होने के बाद जो है राज्यसभा आया, और राज्यसभा से पास होने के बाद जो है ये प्रेसिडेंट के पास आएगा, और प्रेसिडेंट ने मान लीजिए वो सारा विधेयक पढ़ा, रीड किया, और रीड करने के बाद जो है मान लीजिए कि विधेयक को जो है इसने पुनर्विचार के लिए पहुंचा दिया। ठीक है, पुनर्विचार के लिए इसने पहुंचाने का जो अधिकार दिया गया है कि मान लीजिए प्रेसिडेंट को इसमें कुछ विधेयक में कुछ पॉइंट समझ में नहीं आए, ये अच्छे नहीं लगे, या उसमें कुछ बदलाव चाहता है, तो ये चाहता है, तो इसके लिए जो है लोकसभा के पास जो है फिर पुनर्विचार के लिए भेज देता है। और जब ये पुनर्विचार के लिए मान लीजिए यहाँ से पास होगा, तो फिर राज्यसभा जो है उसको पास करेगी, और फिर प्रेसिडेंट के पास आएगी। तो ये जो वापस भेजने का अधिकार दिया गया है, ये किस जो है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा दिया गया? ये है 44वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा, जो कि 1978 में जो है ये हुआ था। ध्यान देना, 1978, ये भी याद रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति करता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति जो है किसकी नियुक्ति कर सकता है? तो देखिए, इनमें से 4 ऑप्शन है। भारत का महान्यायवादी की नियुक्ति करता है, या नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक जिसे कहते हैं कैग, ध्यान रखिएगा कैग, और ये राज्यपाल की नियुक्ति। तो देखिए उपरोक्त में से सभी इसका सही आंसर है। ठीक है, अनुच्छेद इनके याद कर लीजिए, बिल्कुल रट लीजिए। महान्यायवादी का जो है नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करता है, और राष्ट्रपति की ये प्रसाद पर्यंत पद पर रहते हैं। तो ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 76 जो है महान्यायवादी का जो है जिक्र है, और ये प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं, राष्ट्रपति जब चाहे इन्हें हटा सकता है। अनुच्छेद 148 में जो है कैग का जिक्र है, ध्यान रखिएगा कैग का, ठीक है, कैग का। और अनुच्छेद 155 में जो है राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति होती है, ये भी प्रसाद पर्यंत जो है अपने पद पर बने रहते हैं। इसके साथ साथ जो है मुख्य चुनाव आयुक्त, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और उनके सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग का मतलब यूपीएससी के जो है सदस्य और उनके अध्यक्ष की जो है नियुक्ति करता है। वित्त आयोग के अध्यक्ष की जो है नियुक्ति कौन करता है? वो भी राष्ट्रपति करता है। उसके साथ साथ अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग मतलब SC, ST और OBC के लिए जो है एक आयोग बनाने का कार्य भी, नियुक्त करने का कार्य भी ये करता है। उसके साथ साथ अंतर्राज्यीय परिषद की भी नियुक्ति करता है। अंतर्राज्यीय परिषद मतलब जब 2 राज्यों के बीच में विवाद हो जाए, या फिर केंद्र और राज्य के बीच में कोई विवाद हो जाए, तो ऐसी सिचुएशन में एक जो है एक परिषद बनाई जाती है, अंतर्राज्यीय परिषद, इसकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। ये इंपॉर्टेंट है, फैक्ट्स सभी इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा बिल्कुल भी, ठीक। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कौन बुलाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। आप लोग ये सोचते होंगे सब सर जी जो है सब क्वेश्चंस को मोस्ट इंपॉर्टेंट बोलते थे, नहीं ऐसा नहीं है। कुछ क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट होते हैं जो हर एग्जाम मतलब आप साल में अगर मान लीजिए 6 एग्जाम देते हैं तो पूरे चांसेस रहते हैं कि 3 पेपरों में जो है इन क्वेश्चंस को पूछा जाएगा, ठीक है। तो इन क्वेश्चंस को बिना बिल्कुल याद किए बिना जाइएगा नहीं। तो देखिए लोकसभा और राज्यसभा की जो संयुक्त बैठक होती है उसको कौन आहूत करता है या कौन बुला सकता है? तो वो है राष्ट्रपति बुलाता है। तो ये किस में जो है दिया गया है? तो ये आर्टिकल है 108 में जो है
बुलाने का जो अधिकार दिया गया है, अगर मान लीजिए, तो वो राष्ट्रपति को दिया गया है। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट है कि मान लीजिए, देखिए फैक्ट्स लिखा हुआ है, अनुच्छेद 108 के तहत दोनों सदनों के मत, मान लीजिए कोई विधेयक है और राज्यसभा मतलब लोकसभा ने पास कर दिया और राज्यसभा उसको पास नहीं कर रही है, या फिर राज्यसभा में कोई विधेयक पेश हुआ और राज्यसभा ने पास कर दिया, लोकसभा उसको पास नहीं कर रही, तो ऐसी गतिरोध वाली स्थिति में जो है राष्ट्रपति जो है एक जो है संयुक्त बैठक बुलाने का प्रावधान करता है। और वो संयुक्त बैठक में क्या होता है कि आप लोग बैठिए सब लोग मिल करके और इस पर चर्चा कर लीजिए, चर्चा करके जो है इसको फिर पारित करिए दोबारा, ठीक है। जो गतिरोध है फिर वो मिल बांट करके इसको सॉल्व कर लेते हैं, ये उसका मूल उद्देश्य होता है। अच्छा, उस गतिरोध मतलब संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो उस संयुक्त बैठक की जो अध्यक्षता करते हैं वो है लोकसभा का अध्यक्ष। ये सभी को पता होगा जिन्होंने पॉलिटी पढ़ी होगी, पर ये ध्यान रखिएगा अनुच्छेद जो है 118 में जो है संयुक्त बैठक की अध्यक्षता का जिक्र है, क्लॉज 4, ध्यान रखिएगा, क्लॉज 4 भी याद रखिएगा, तो 118 क्लॉज 4 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट फैक्ट देख लेते हैं। संयुक्त जो है बैठक में विधेयक को पारित कराने का कोई प्रावधान नहीं है। तो जो संयुक्त बैठक बैठती है, जो उसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा, इसमें जो है मतलब ये विधेयक पारित नहीं होता, वहाँ पे जो है केवल जो है कोऑर्डिनेट करते हैं, एक दूसरे से बातचीत करते हैं कि क्या मतभेद है, उसके बाद पुनः जो है उसको लोकसभा या जहाँ पे भी समस्या है, जहाँ पे भी जो है पारित नहीं हो रहा है, वहाँ पे फिर पारित होता है। तो ध्यान रखिएगा, संयुक्त बैठक में विधेयक को पारित नहीं कराया जाता है, ठीक है, इसमें ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। पहली बार जो है संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कब हुआ था? तो किसके लिए बैठी थी? 1961 में जो है पहली बार संयुक्त बैठक बैठी थी, दहेज निषेध जो है विधेयक के लिए ये बैठी थी, याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद में जो है लंबित किसी विधेयक के संबंध में कौन जो है संसद को संदेश भेजता है? तो मान लीजिए कोई विधेयक जो है लंबित है, लोकसभा में पारित हो चुका है और राज्यसभा में वो लंबित पड़ा हुआ है विधेयक, या राज्यसभा से पारित हो चुका है तो लोकसभा में वो विधेयक पड़ा हुआ है, लंबित है, कई दिनों से कई महीनों से जो है लंबित है, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में जो है संसद को जो है संदेश भेजने का कार्य करता है वो है राष्ट्रपति, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यदि लोकसभा के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष, ध्यान रखिएगा, अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों का पद जो है रिक्त हो गया हो, खाली हो, सीट पे कोई बैठा ना हो, तो ऐसी सिचुएशन में लोकसभा के किसी भी सदस्य को सदन की अध्यक्षता सौंप सकता है। तो सदन की अध्यक्षता सौंपने का कार्य करता है वो है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति किसी भी लोकसभा के जो सदस्य होते हैं, 545 जो सदस्य हैं लोकसभा में, ठीक है, उनमें से किसी को भी जो कह सकता है कि तुम जो है अध्यक्ष बनोगे और तुम उपाध्यक्ष बनोगे, ठीक है, ऐसी स्थिति में, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास जो है ये पावर है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है कौन लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों के जो है व्यक्तियों को मनोनीत करता है? देखिए यहां पे आ गया मनोनीत करता है, ठीक है, निर्वाचित नहीं करता, मनोनीत करता है। तो 2 आंग्ल भारतीयों को जो है मनोनीत करता है वो है राष्ट्रपति, ठीक है। अगर पूछ लिया जाए कि राज्यसभा में जो है मनोनीत करता है कितने सदस्यों को, तो राज्यसभा में जो मनोनीत करने वाले सदस्यों की संख्या है 12, याद रखिएगा, राज्यसभा में जो है 12 चुनता है वो भी राष्ट्रपति, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित किसी बिल पर अपनी स्वीकृति रोक सकता है? तो मान लीजिए कि जब संसद के दोनों सदनों ने जो है कोई विधेयक पास कर दिया है, ठीक है, लोकसभा ने भी पास कर दिया और राज्यसभा ने भी पास कर दिया है, और ये पास करके दोनों विधेयक जो है प्रेसिडेंट के पास जाएगा, तभी जब बिल पे प्रेसिडेंट साइन करेगा तभी तो है, क्योंकि संसद का सदस्य तो लोकसभा, राज्यसभा और जो है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति, ये तीनों होते हैं। तो प्रेसिडेंट के हाँ करने के बाद ही, साइन करने के बाद ही जो है वो जो विधेयक होता है वो बिल कहलाए, मतलब वो विधेयक जो है कानून के रूप में पारित हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसी सिचुएशन में मान लीजिए कि प्रेसिडेंट जो है उसको रोकने का अधिकार दिया गया है, मान लीजिए उस बिल में जो है हाँ ना कुछ भी न करे तो स्वीकृति रोक सकता है, ठीक है, उसको पास नहीं करने का भी अधिकार है। तो वो अधिकार दिया गया अनुच्छेद 111 से, ध्यान रखिएगा, ये आर्टिकल याद कर लीजिएगा, अनुच्छेद 111 आर्टिकल में ये अधिकार उसको दिया गया है। अच्छा, कुछ चीज़ें हैं कि कौन सा विधेयक जो है उसको जो है स्वीकृति रोकने का अधिकार नहीं है। तो धन विधेयक को छोड़ करके, अगर जो है धन विधेयक है उसको छोड़कर सभी विधेयकों को वो पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है। और पुनर्विचार का जो है अधिकार किस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से आया था? 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1978 से जो है पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। तो ये याद रखिएगा, ठीक है। और धन विधेयक को जो है छोड़कर, ये पॉइंट आप याद रखिएगा, बिल्कुल मत भूलिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट है। यदि संसद जो है विधेयक को, विधेयक लिखना था यहाँ पे, विधेयक को संशोधन या किसी
मतलब जब भी कोई संसद विधेयक को संशोधन के साथ, चूंकि संशोधन के लिए भेजा है, पुनर्विचार के लिए भेजा है, अब पुनर्विचार के बाद लोकसभा के पास आया मैं, तो उसके बाद जो है विधेयक को संशोधन या बिना किसी संशोधन के पुनः पारित कर देती है, तो राष्ट्रपति को उसे विधेयक पर अपनी सहमति देनी होगी। मतलब कहने का मतलब है कि जो विधेयक जो है पुनर्विचार के लिए भेजा है, फिर संसद जो है उसको या तो उसको जो है मतलब संशोधन के साथ पारित कर दे या उसको बिना संशोधन के पारित कर दे, फिर से दोबारा जो है राष्ट्रपति के पास भेज दे, तो उस पर विधेयक को मतलब राष्ट्रपति को हाँ ही करनी होगी, तो उस पर अपनी सहमति देनी होती। ठीक है, ये पॉइंट आप याद करिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत के जो है राष्ट्रपति अनुच्छेद 111 के तहत कितने प्रकार की जो है वीटो शक्ति दी गई? तो विधेयक पे जो है रोकने का अधिकार जो मिला है अनुच्छेद 111 पे, पुनर्विचार के लिए भेज देता है, तो ये जो है ये वीटो शक्तियां हैं, इनको वीटो कहा जाता है, वीटो पावर कहा जाता है। तो कितने प्रकार की जो है राष्ट्रपति के पास वीटो है? तो ध्यान रखिएगा, अत्यंतिक वीटो, निलंबनकारी वीटो और पॉकेट वीटो, ये तीनों जो है वीटो शक्तियां राष्ट्रपति के पास हैं। तो 3 प्रकार की जो है संविधान में वीटो शक्ति दी गई। चलिए इससे रिलेटेड फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है सॉरी, एब्सोल्यूट वीटो जो होता है, जिसे कहते हैं जिसे क्या कहते हैं अच्छा एब्सोल्यूट ही मैंने बोल दिया, आत्यंतिक वीटो को जो है एब्सोल्यूट वीटो कहते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वीटो का मतलब होता है कि जब जो है संसद द्वारा जो है पारित जो है विधेयक होता है, उसको राष्ट्रपति अपने पास सुरक्षित रख लेता है, कुछ समय के लिए सुरक्षित रख लेता है। मतलब जो भी उसका टाइम पीरियड नहीं दिखा है, लेकिन उसको सुरक्षित रख लेता है, ना उसमें हाँ करता है ना करता है, तो उसे कहते हैं आत्यंतिक वीटो, जिसे कहते हैं एब्सोल्यूट वीटो। और निलंबनकारी वीटो का मतलब है सस्पेंशन वाला वीटो। ठीक है, इसमें क्या होता है, राष्ट्रपति किसी विधेयक को संसद के पुनर्विचार हेतु लौटाता है। ठीक है, तो उस स्थिति में विधेयक को पुनः किसी संशोधन के बिना, ठीक है, अथवा संशोधन के साथ पारित कर दिया जाए तो राष्ट्रपति के पास भेज दिया जाता है, तो उस पर उसको स्वीकृति देनी अनिवार्य है। तो मैंने अभी आपको बताया था कि निलंबनकारी वीटो में यही होता है कि कुछ टाइम के लिए जो है वो सस्पेंड हो जाता है, मतलब विधेयक कुछ टाइम के लिए सस्पेंड है, और वो सस्पेंड करके जो है संसद के पास भेज दिया जाता है, लोकसभा के पास भेज दिया जाता है, लोकसभा से पारित होकर के या उसमें संशोधन करके, जो भी संशोधन करने की बात कहता है राष्ट्रपति, उसमें संशोधन करके उसको, या बिना संशोधन के बिना जो है लोकसभा और राज्यसभा पारित करके जो है राष्ट्रपति के पास भेजते हैं, तो उसको अनिवार्य है उसको स्वीकृति देना। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के मामले में वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता। याद रखिएगा, धन विधेयक के मामले में वीटो का प्रयोग नहीं किया जा सकता, राष्ट्रपति वीटो नहीं कर सकता। अगर धन विधेयक उसके पास आता है तो उसको हाँ ही करनी होगी। धन विधेयक को या तो स्वीकृति देगा या तो रोक कर रखेगा, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। यह ध्यान रखिएगा, धन विधेयक के मामले में या तो उसको हाँ करेगा, यस कर देगा, या तो नो कर देगा, ठीक है, या तो फिर जो है अपने पास रख लेगा, लेकिन उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजेगा। ये सभी फैक्ट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते हैं इसी से ही, ठीक, क्योंकि सबको पता है कि कहाँ से बच्चे जो है रट रखे बैठे हैं, तो ये क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं। चलिए नेक्स्ट को पॉइंट रहता है वो है पॉकेट वीटो। अब एक जो है दिया गया है पॉकेट वीटो, जिसमें जो है विधेयक, राष्ट्रपति जो है विधेयक पर ना तो कोई सहमति देगा और ना ही स्वीकृति देगा, ना सहमति देगा, ना ही स्वीकृति देगा, ना ही लौटाएगा, मतलब अपने पास रख लेगा, चुपचाप रख लेगा बिना बताए, कहेगा भाड़ में जाओ, अनिश्चित काल के लिए, मतलब वो बिल्कुल तरीके से वहीं पड़ा रहेगा, उसके एक फाइल दबा के कोने में रख देगा और वो अनिश्चित काल के लिए पड़ा रहेगा। इस तरीके से जो है ये विधेयक अपने आप समाप्त हो जाता है। जब राष्ट्रपति उस पर हाँ ही नहीं करेगा तो वो अपने आप समाप्त हो जाएगा। ठीक है, संविधान संशोधन से संबंधित विधेयक में राष्ट्रपति के पास कोई भी वीटो शक्ति नहीं है। अगर संविधान संशोधन से संबंधित कोई विधेयक जो है राष्ट्रपति के पास आता है तो उसको हाँ ही करना होगा हर हाल में, उसको लौटाने का, रखने का, है ना, हमेशा के लिए रख लेने का, पुनर्विचार के लिए भेजने का, ये सब अधिकार उसको नहीं मिले हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के जो है राष्ट्रपति ने किसी एक मामले में अपने वीटो शक्ति का जो है पहली बार जो है प्रयोग किया था। तो देखिए, वीटो शक्ति का जो है पहली बार प्रयोग हुआ है वो किस मामले में हुआ है? वो भारतीय डाकघर विधेयक के मामले में हुआ है। भारतीय जो है डाकघर के विधेयक के मामले में हुआ है। और ये किसने प्रयोग किया था? नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट डालिए। तो ज्ञानी जैल सिंह थे। ये 1986 में जो है भारत के राष्ट्रपति चुने गए थे और इन्होंने सबसे पहली बार जो है पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था। ठीक, अगर क्वेश्चन पूछ ले कि अत्यंतिक एब्सोल्यूट वीटो का जो है प्रयोग किया गया था, मतलब कुछ समय के लिए जो है रख लिया जाता है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो है इसका प्रयोग किया था, एब्सोल्यूट वीटो का। ठीक है, और ये किस चीज़ के लिए, बिल के लिए प्रयोग किया गया था? जहां तक संभवतः जो है हिंदू कोड बिल के लिए जो है एब्सोल्यूट जो है वीटो का
प्रयोग हुआ था। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति की जो है अध्यादेश जो है जारी करने की जो है शक्ति किस अनुच्छेद में दी गई? अनुच्छेद बिल्कुल डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अनुच्छेद 123 में जो है राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति उसको प्रदान की गई है। ठीक है, चलिए इससे रिलेटेड जो है फैक्ट्स देख लेते हैं। राष्ट्रपति किसी भी अध्यादेश को मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी करता है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति की जो अध्यादेश जारी करने की शक्ति है वो स्वविवेक की शक्ति नहीं है, वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही जारी करता है। और जब मंत्रिपरिषद उसको सलाह देती है कि अब इस जो है अध्यादेश को वापस ले लीजिए, तब इसे वापस लेने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद के सलाह पर ही दिया गया है। संविधान संशोधन के मामले में अध्यादेश जारी नहीं किया जा सकता। अच्छा, अध्यादेश कब जारी किया जाता है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो अध्यादेश जब देखिए कोई भी कानून बनता है संसद से, मतलब लोकसभा और राज्यसभा में पारित होने के बाद। तो ऐसी स्थिति में जो है अगर मान लीजिए कोई एक सदन का सत्र ना चल रहा हो, मान लीजिए लोकसभा का विघटन हो चुका हो, तो ऐसी सिचुएशन अगर लोकसभा का सत्र ना चल रहा हो, ठीक है, ऐसी सिचुएशन में जो है और कानून बनाने की प्रक्रिया में कानून बनाना बहुत ज़रूरी हो, ऐसा कोई बिल जो है लाना बहुत ज़रूरी हो, तो ऐसी सिचुएशन में जो है अध्यादेश जारी किया जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति जो है किस अनुच्छेद में निहित है? तो देखिए क्षमादान शक्ति का जो है जिक्र है वो किस अनुच्छेद में है? वह अनुच्छेद 72 में दिया गया है। याद रखिएगा, ये अनुच्छेद 72 में। ये क्षमादान शक्तियां कौन कौन सी हैं, ये नाम आप याद कर लीजिएगा। कई बार जो है यूपीएस बड़े एग्जाम्स में जो है यूपीपीएससी जैसे एग्जाम्स में जो है ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इस तरीके से। ठीक है, यूपीपीएससी जैसे बड़े एग्जाम्स में अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बाकी नहीं तो आप केवल आर्टिकल याद कर लीजिएगा। तो देखिए क्षमा शक्ति जो है शक्तियों के नाम है क्षमा शक्ति, लघुकरण, परिहार, विराम और प्रविलंबन। ठीक है, तो क्षमा वाले में तो है राष्ट्रपति पूरी तरीके से उसको क्षमा कर देता है। ठीक है, उसका मृत्यु चाहे वो कितनी भी साल की सजा हुई हो, चाहे उसको मृत्युदंड मिला हो, वो सभी क्षमा कर देता है। ठीक है, लघुकरण में क्या होता है, स्थिति में क्या होता है, लघुकरण में जो होता है कि मान लीजिए कि केवल जो है अवधि कम होती है, तो कहने का मतलब उसमें क्या होता है कि जैसे कि मान लीजिए उसे 4 साल की कठोर कारावास दी है, कठोर, तो उस कठोर कारावास को जो है साधारण कारावास में बदल देता है, लघुकरण हो जाता है, उसका लघु कर देता है, कम। तो कठोर कारावास को साधारण कारावास में बदलना जो है लघुकरण कहलाता है। और परिहार में क्या होता है, 4 वर्ष की मान लीजिए कठोर जो है सजा मिली है, उसको 2 साल की कठोर सजा में बदल देता है। ठीक है, और विराम वाली स्थिति में क्या होता है, कुछ ऐसी स्थिति हो जाती है जिसे कहते हैं विशेष स्थिति में दंड जो है प्रक्रिया जो होती है उसको बंद कर दी जाती है। मतलब या तो कठोर जो है सजा दी जा रही हो, तो विशेष स्थिति में जो है वो जो है कठोर जो है प्रक्रिया बंद कर दी जाती है। विशेष स्थिति का मतलब बीमार हो गया हो, बहुत ज़्यादा बीमार हो, या प्रेगनेंसी के टाइम पीरियड में हो मान लीजिए, तो ऐसी स्थिति में उसको विराम जो है कर दिया जाता है। ठीक है, प्रविलंबन में क्या होता है, तो कुछ समय के लिए जो है अस्थायी रोक दी जाती है, अस्थायी रोक होती है, कुछ समय के लिए जो है उसको रोक लिया जाता है। मान लीजिए कि उसको जो है मृत्युदंड देना है और उसने जो है अर्जी लगा रखी हो कि मान लीजिए मुझे क्षमादान के प्रयोग किया गया हो उस अर्जी के तहत, तो उस टाइम के लिए कुछ टाइम के लिए उसको अस्थायी रोक लगा दी जाती है। ठीक है, अनुच्छेद 161 जो होता है उसमें जो है राज्यपाल की जो है क्षमादान शक्तियां जो है दी गई हैं। ध्यान रखिएगा, अनुच्छेद 161 में राज्यपाल की जो है क्षमादान शक्तियां, राज्यपाल में भी जो है क्षमादान शक्तियों में यही सभी शक्तियां हैं, लेकिन वो क्षमा नहीं सकता, मतलब राज्यपाल जो है मृत्यु दंड को जो है क्षमा नहीं कर सकता। ध्यान रखिएगा, अगर किसी को मृत्युदंड दिया गया है तो उसको केवल राष्ट्रपति ही क्षमा कर सकता है, राज्यपाल नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति जो है किस प्रकार की शक्ति है, विधायी शक्ति है या कार्यपालिका शक्ति है या न्यायिक शक्ति है या इनमें से कोई नहीं? तो राष्ट्रपति की जो है क्षमादान शक्ति है ये एक न्यायिक शक्ति है, याद रखिएगा न्यायिक शक्ति है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट से परामर्श करने की शक्ति दी गई है? कोई भी राष्ट्रपति जो है अगर विधि से संबंधित कोई प्रश्न पर जो है सलाह चाहता है तो सुप्रीम कोर्ट से वो सलाह मांग सकता है, तो वो मांगने का अधिकार दिया गया है उसे अनुच्छेद 143 के तहत। इस सलाह को मानने का अधिकार नहीं है। अगर मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने कोई सलाह दी है तो राष्ट्रपति जरूरी नहीं है कि उस सलाह को माने। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसद के लिए जो है
राष्ट्रपति का अभिभाषण जो है, राष्ट्रपति जो अभिभाषण देता है वो कौन तैयार करता है? तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है तैयार करते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सर्वसम्मति से जो है निर्वाचित हुए राष्ट्रपति, भारत के जो है राष्ट्रपति कौन थे? सर्वसम्मति से निर्वाचित होने वाले जो है भारत के पहले जो है राष्ट्रपति थे और इकलौते राष्ट्रपति थे, तो वो थे नीलम संजीव रेड्डी। याद रखिएगा, नीलम संजीव रेड्डी जो है सर्वसम्मति से जो है निर्वाचित होने वाले भारत के पहले राष्ट्रपति थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भारत के जो है निम्न में से जो है मुख्य न्यायाधीशों में से कौन जो है एक जो है राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ध्यान रखिएगा, राष्ट्रपति का पद खाली हो तो उपराष्ट्रपति बैठता है, और उपराष्ट्रपति भी कोई मतलब किसी सिचुएशन में उसका भी पद खाली हो तो भारत का मुख्य न्यायाधीश बैठता है। ठीक है, और ये इकलौता व्यक्ति था जो अपने मतलब राष्ट्रपति के पद पर कार्य किया था, तो जस्टिस जो है एम हिदायतुल्ला थे। ध्यान रखिएगा, हिदायतुल्ला थे। अब चलिए इससे फैक्ट्स देख लेते हैं। तो जाकिर हुसैन थे इस समय के राष्ट्रपति, जो है 1969 का टाइम पीरियड है, और इनका जो है निधन हो गया था, और इनका निधन जो है इनके कार्यकाल के दौरान हुआ। तो ध्यान रखिएगा, ये बात याद रखिएगा, क्वेश्चन है किसका जो है, कौन सा जो है राष्ट्रपति जो थे वो उनके कार्यकाल के दौरान ही मृत्यु हुई थी। तो वो मृत्यु हुई थी जाकिर हुसैन की, उनके कार्यकाल के दौरान ही हुई थी। ठीक है, और दूसरे व्यक्ति थे, दो व्यक्तियों के उनके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हुई थी, राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनकी मृत्यु हुई गई थी, मतलब अपना 5 साल का टाइम पीरियड वो पूरा नहीं कर पाए थे। एक थे जाकिर हुसैन और दूसरा नाम था फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, जो कि 5वें राष्ट्रपति थे, और जाकिर हुसैन जो है तीसरे नंबर के राष्ट्रपति थे। ठीक है, और ये राष्ट्रपति बने थे 1969 में। तो 67 में राष्ट्रपति बने थे और 69 में इनका निधन हो गया था। और इनके जो है उपराष्ट्रपति इस समय जो थे वो थे वीवी राव थे। ठीक है, और वीवी राव जो है अपना उपराष्ट्रपति पद से जो है इन्होंने इस्तीफा देकर के जो है चुनाव लड़ने में जुड़ू हो गए थे, चुनाव लड़ना चाहते थे, चुनाव लड़ने में बिजी थे। तो इस वक्त जो है उपराष्ट्रपति का पद भी खाली था, तो इसलिए जो है न्यायाधीश को जो है कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में चुना गया था। ठीक है, बातें समझ में आ गई होंगी चीज़ों को फैक्ट्स के रूप में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जो है किस राष्ट्रपति का निधन उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था? तो देखिए मैंने अभी आपको बता दिया, जाकिर हुसैन का जो है उनके कार्यकाल के दौरान हुआ था, वो भी 1969 में। ठीक है, इनका निधन हुआ था। और दूसरा व्यक्ति कौन था? तो दूसरा था फखरुद्दीन जो है, ये नाम बिल्कुल याद कर लीजिएगा, फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है, अली अहमद जो थे ये थे जिनकी मृत्यु हुई थी 1974 में, और ये 5वें थे। ध्यान रखिएगा, 5वें नंबर के थे, और ये जहाँ साहब थे तीसरे नंबर के, थर्ड। ठीक है, 3rd नंबर के प्रेसिडेंट थे। ठीक, तो इनकी मृत्यु होने के बाद जो है इनका कार्यकाल में ही निधन हो गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से मंत्रियों को जो है गोपनीयता की जो है शपथ कौन दिलवाता है? तो देखिए, गोपनीयता की जो है शपथ है वो राष्ट्रपति ही दिलवाते हैं। याद रखिएगा, राष्ट्रपति जो है गोपनीयता की शपथ दिलवाते हैं। ठीक है, चलिए अब आखिरी क्वेश्चन है बिल्कुल, मंत्रिपरिषद का बार बार जिक्र हुआ है। तो मंत्रिपरिषद जो है कितने लोग, मतलब मंत्रिपरिषद की जो है कुल संख्या लोकसभा की कुल संख्या से कितने प्रतिशत जो है अधिक नहीं होनी चाहिए? ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद में जो है टोटल सदस्य कितने होने चाहिए? तो मंत्रिपरिषद जो है लोकसभा के कुल सदस्य संख्या का 15% से जो है अधिक नहीं होनी चाहिए। ध्यान रखना, 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अब एक क्वेश्चन मैं आज आपको देता हूं, ठीक है, इसका जो है आप कमेंट जरूर करिए। मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? ध्यान रखिएगा, मंत्रिपरिषद, गौर से क्वेश्चन को सुन लीजिए, मंत्रिपरिषद जो है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है, ऑप्शंस है, या फिर जो है लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है, या संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, या फिर जो है प्रधानमंत्री के प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये किनके प्रति जो है उत्तरदायी होती है? चारों ऑप्शंस को जो है बताइएगा, ऑप्शंस में कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, अब मैंने आपको जो है याद करने के लिए अनुच्छेद जो है राष्ट्रपति से संबंधित जो है कुछ इंपॉर्टेंट जो है अनुच्छेद हैं जो बिल्कुल आपको याद करने होंगे, वो मैंने यहाँ पर दिए हैं, बिल्कुल याद कर लीजिएगा, रट लीजिएगा। अनुच्छेद 52 में जो है भारत के राष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 53 में जो है संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। सिंपल सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि संघ की कार्यपालिका जो है शक्ति किस पर निहित होती है? तो संघ की कार्यपालिका शक्ति जो है राष्ट्रपति में निहित होती है। ये बात अनुच्छेद 53 में बताई गई है। ठीक है,
राष्ट्रपति का जो है चुनावी प्रक्रिया का जिक्र जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है, वो अनुच्छेद 54 में जो है चुनावी प्रक्रिया का जिक्र किया गया है, किस तरीके से जो है इसका चुनाव होता है। अप्रत्यक्ष मतदान द्वारा जो है इसका चुनाव होता है, गुप्त मतदान होता है, एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है, ठीक है। और जो है इसके कार्यकाल का जिक्र जो है किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया है, अनुच्छेद 56 में जो है राष्ट्रपति का कार्यकाल बताया गया है। 5 साल के लिए कार्यकाल जो है ये चुने जाते हैं, ठीक है। अनुच्छेद 57 में जो है राष्ट्रपति का पुनर्निर्वाचन प्रक्रिया का जो है बात कही गई है। राष्ट्रपति कितनी बार भी, जो भारत का जो है राष्ट्रपति कितनी बार भी जो है चुना जा सकता है, दोबारा, तिबारा, चौबारा, 5 बार, 6 बार, जितनी बार भी चाहे वो चुना जा सकता है। अनुच्छेद 57 में जो है इसका उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 60 में जो है राष्ट्रपति के शपथ का जो है शपथ ग्रहण के संबंधित जो है प्रावधान किए गए हैं। और अनुच्छेद 61 में जो है महाभियोग प्रक्रिया का जो है जिक्र किया गया है। महाभियोग प्रक्रिया जो है कहाँ पर पेश होता है, तो ये संसद के किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है, लोकसभा में और राज्यसभा दोनों में जो है कहीं पे भी पेश किया जा सकता है, ठीक है। चलिए, और महाभियोग प्रक्रिया पेश करने से पहले राष्ट्रपति को कितने दिन पूर्व सूचना देनी होती है, 14 दिन पूर्व सूचना होती है, ठीक है। और ये जो है कितने सदस्यों द्वारा जो है पारित होना चाहिए, 2/3 जो है सदस्यों द्वारा जो है पारित होना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति के जो है क्षमादान शक्तियों के बारे में किस अनुच्छेद में दिया गया, ये अनुच्छेद 72 में जो है क्षमादान शक्तियां जो है राष्ट्रपति की दी, 5 प्रकार की जो है क्षमादान शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई हैं, ठीक है। चलिए, अनुच्छेद 74 में जो है जिक्र किया गया है मंत्रिपरिषद का राष्ट्रपति को परामर्श एवं सहयोग जो है प्रदान करना, ठीक है। राष्ट्रपति जितना भी कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही कार्य करता है, जितना भी कार्य करता है मैक्सिमम कार्य जो है राष्ट्रपति के सलाह पर कार्य होता है, ठीक है। तो अनुच्छेद 74 में जो है इसकी बात कही गई है। अनुच्छेद 76 में जो है कौन होता है भारत का महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल जिसे कहते हैं, तो वो है अनुच्छेद 76 में जो है इसका जो है जिक्र किया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अनुच्छेद 111 में जो है राष्ट्रपति जो है विधेयकों पर सहमति प्रदान करना, तो सहमति या तो देगा या तो नहीं देगा और या तो पुनर्विचार के लिए भेज देगा, ठीक है। और सहमति जो है कितने प्रकार की वीटो के द्वारा माध्यम से है, तो 3 प्रकार की वीटो प्रक्रिया दी गई है, वो सभी मैंने आपको बता दी। एब्सोल्यूट वीटो, सस्पेंशन वीटो और एक जो है नॉर्मल जो है वीटो प्रक्रिया है, ठीक है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रपति का जो है अध्यादेश जारी करने का जो है शक्ति किस आर्टिकल में है, तो वो है 123 में अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई है। और अनुच्छेद 143 के तहत जो है सुप्रीम कोर्ट से जो है सलाह लेने का अधिकार राष्ट्रपति को दिया गया है। ध्यान रखिएगा, सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेने का अधिकार अनुच्छेद 143 में दिए गए। ये सभी जो है आर्टिकल्स राष्ट्रपति से संबंधित इंपॉर्टेंट है, ये बिल्कुल रट लेना है, ठीक है। आज का वीडियो यहाँ पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि कैसा वीडियो लगा है, और जो टेस्ट में क्वेश्चन पूछा गया उसको ज़रूर आंसर दीजिएगा, ठीक है। आज का जो है आप PDF जो है प्राप्त करना चाहते हैं तो उसको आप टेलीग्राम जो है लिंक हमारा ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे आपको इसकी फ्री PDF मिल जाएगी, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।